हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम भारत की भूवैज्ञानिक संरचना यानी जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। भारत की भूवैज्ञानिक संरचना को जानने से पहले आइए हम जान लेते हैं कि भूवैज्ञानिक संरचना होती क्या है। देखिए, भूवैज्ञानिक संरचना के अंतर्गत ठोस पृथ्वी का निर्माण करने वाली शैलों के विरूपण इतिहास के संदर्भ में शैल इकाइयों के त्रिविमीय वितरण का अध्ययन किया जाता है। सरल भाषा में यदि हम कहें तो हम कह सकते हैं कि भूवैज्ञानिक संरचना के अंतर्गत पृथ्वी का निर्माण करने वाली जो चट्टानें हैं उनका समय के साथ जो विरूपण हुआ है, उसमें जो परिवर्तन हुआ है उसका अध्ययन करते हैं। साथ ही साथ उन शैल इकाइयों के त्रिविमीय वितरण का भी अध्ययन हम इसके अंतर्गत करते हैं। भूवैज्ञानिक संरचना का इतिहास करोड़ों वर्ष पुराना है, जिसे कल्पों युगों में बांटा गया है। इस इतिहास के विभिन्न कालों में विभिन्न भूवैज्ञानिक राशियां, समूह, समुदाय आदि विकसित हुए हैं। देखिए, ये जो इतिहास है भूवैज्ञानिक संरचना की, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर की जो हिस्ट्री है, उसे हमने किन में बांटा है? कल्पों में, युगों में। कल्पों को हम ईरा कहते हैं और युग को हम पीरियड कहते हैं। ठीक है। अब ये जो भूवैज्ञानिक संरचना है, ये परिणाम किस चीज़ का है? तो देखिए, भूवैज्ञानिक संरचना विवर्तनिक पृथ्वी के जो विवर्तनिक बल हैं उनका परिणाम है, या हम कह सकते हैं जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स आर यूजुअली रिजल्ट ऑफ द पावरफुल टेक्टोनिक फोर्सेस दैट अकर विद इन द अर्थ। टेक्टोनिक फोर्सेस यानी विवर्तनिक बल। तो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर जो है वो रिजल्ट किसका है? जो हमारे पृथ्वी के टेक्टोनिक फोर्सेस हैं, विवर्तनिक बल हैं, उनका है। अब जब हम भारत के भूवैज्ञानिक संरचना का या भूवैज्ञानिक इतिहास की बात करें तो देखिए, भारत के भूवैज्ञानिक इतिहास में प्री कैम्ब्रियन युग से लेकर क्वार्टरनरी युग की शैलें पाई जाती हैं। प्री कैम्ब्रियन युग जो था वो प्राचीनतम युग था और क्वार्टरनरी जो है वो नवीनतम युग है। तो हमारे भारत के अंतर्गत उस प्राचीनतम युग से लेकर नवीनतम युग की चट्टानें या शैलें पाई जाती हैं। तो ये क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं शैल खंडों की। ठीक है। तो भारत के संदर्भ में यदि हम बात करें तो भूवैज्ञानिक संरचना व शैल समूह की भिन्नता के आधार पर भारत को 3 भूवैज्ञानिक शैल खंडों में विभाजित किया जाता है, जो भौतिक लक्षणों पर आधारित हैं। ये शैलखंड कौन कौन से हैं? पहला है प्रायद्वीपीय पठार, दूसरा हिमालय तथा नवीन पर्वत श्रेणियां, तीसरा सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। अब देखिए, प्रायद्वीपीय पठार जो है, शैलखंड जो है, वो प्राचीनतम शैलों से निर्मित गोंडवाना लैंड का अंग है। देखिए, प्राचीनतम शैलों से निर्मित गोंडवाना लैंड का अंग है तो आप समझ गए होंगे, जब पृथ्वी का विघटन शुरू हुआ तो 2 भागों में पृथ्वी विघटित हुई, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। और उस समय जो गोंडवाना लैंड का हिस्सा बना प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है। दूसरा, हिमालय तथा नवीन पर्वत श्रेणियां जो हैं वो सागरों में निक्षेपित नवीन अवसादी शैलों से निर्मित हैं। और तीसरा शैलखंड सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, जो नवीन जलोढ़ निक्षेपों से उत्पन्न हुआ। तो ये क्लियर हो गया। जो शैल समूहों की भिन्नता के आधार पर भारत को 3 शैल खंडों में, लैंड पार्ट्स में विभाजित किया गया है। अब हम बात करते हैं भारत के भूवैज्ञानिक इतिहास की। तो देखिए, भारत की भूवैज्ञानिक इतिहास को हम 4 युगों में मोटे मोटे तौर पे बांटते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। वो कौन कौन से हैं? पहला है अति प्राचीन या पुरा कैम्ब्रियन युग, जिसे हम प्री कैम्ब्रियन युग भी कहते हैं, ये सबसे प्राचीनतम है। दूसरा है पुराणा युग, तीसरा है द्रविड़ियन युग और चौथा है आर्यन युग। अब इस युग के अंदर के दौरान जो शैलें निर्मित हुई उन्हें हम इस युग की शैल समूह के नाम से जानते हैं। जैसे अति प्राचीन या पुरा कैम्ब्रियन युग के समय जिन चट्टानों का निर्माण हुआ उन्हें हम कहेंगे अति प्राचीन या पुरा कैम्ब्रियन समूह की शैलें।
दूसरा, पुराना युग के अंदर जिन शैलों का निर्माण हुआ उन्हें हम पुराना समूह की शैलें कहेंगे। द्रविड़ियन युग में जो जिन शैलों का निर्माण हुआ उसे हम द्रविड़ियन समूह की शैलें कहेंगे। आर्यन युग में जो जिन शैलों का निर्माण हुआ उसे हम आर्यन समूह की शैलें कहेंगे। अब इन युगों के अंतर्गत समय के साथ पृथ्वी के विवर्तनिक बल हमें पता है कि सदैव एक्टिव रहते हैं, सदैव कार्यशील रहते हैं, क्रियाशील रहते हैं। तो नेचुरल सी बात है, विवर्तनिक बलों के कारण इन चट्टानों में भी परिवर्तन हुआ है। ठीक है, तो इन परिवर्तनों के आधार पर इन युगों की चट्टानों को भी कई भागों में वर्गीकृत किया गया है। जैसे अति प्राचीन या पुरा कैम्ब्रियन समूह की जो चट्टानें हैं उन्हें हम दो भागों में, दो क्रमों में या दो समूहों में विभाजित करते हैं। वो है आर्कियन समूह और धारवाड़ समूह की शैलें। क्लियर। पुराना समूह की जो शैलें हैं, पुराण युग की जो शैलें हैं, उन्हें हम कुडप्पा क्रम की शैलों में और विंध्यन क्रम की शैलों में विभाजित करते हैं। उसके बाद है द्रविड़ियन क्रम की शैलें। और चौथा, जो आर्यन समूह की जो शैलें हैं उन्हें हम 4 भागों में विभाजित करते हैं। पहला है गोंडवाना क्रम की शैलें, दूसरा है डेक्कन ट्रैप, तीसरा है टर्शरी क्रम की शैलें और चौथा है क्वार्टरनरी क्रम या क्वार्टरनरी समूह की शैलें। तो ये क्लियर हो गया, भारत के भूवैज्ञानिक इतिहास को 4 भागों में विभाजित किया गया। प्री कैम्ब्रियन युग, पुराना युग, द्रविड़ियन युग, आर्यन युग। अब समय के साथ जो विवर्तनिक बलों से परिवर्तन आए इन युगों के अंतर्गत, तो फिर इन युगों में जो शैल समूह है उन्हें पुनः विभाजित किया गया। तो पुरा कैम्ब्रियन युग की जो शैल समूह थे उन्हें आर्कियन और धारवाड़ क्रम के शैल समूहों में विभाजित किया गया। पुराना युग के समय जो शैल समूह थे उन्हें कुडप्पा और विंध्यन क्रम के शैल समूहों के अंतर्गत विभाजित किया गया। और द्रविड़ियन समूह में ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, उसे हम वैसा ही पढ़ेंगे। और आर्यन समूह की जो शैलें थी उन्हें 4 समूहों में या 4 क्रमों में विभाजित किया गया। वो कौन कौन से हुए? गोंडवाना, डेक्कन, टर्शरी और क्वार्टरनरी। तो यह आपको क्लियर हो गया होगा। अब इस वीडियो में हम सबसे पहला जो समूह है, हमारा सबसे प्राचीनतम या प्री कैम्ब्रियन युग की जो शैलें हैं उनका अध्ययन करेंगे। और इसके अंतर्गत कौन कौन सी शैलें आई? आर्कियन समूह या आर्कियन क्रम की चट्टानें और धारवाड़ समूह की चट्टानें। ठीक है, तो ये मैं एक बार वापस रिपीट कर देती हूँ। हम इस वीडियो में सबसे पहला युग को लेंगे जो कि अति प्राचीन या प्री कैम्ब्रियन युग है। इस अति प्राचीन या प्री कैम्ब्रियन समूह की जो शैलें हैं उन्हें 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है, आर्कियन समूह की शैलें और धारवाड़ समूह की शैलें। तो सबसे पहले हम लेते हैं आर्कियन समूह की शैलें। देखिए, आर्कियन समूह की शैलें लगभग 500 मिलियन से भी अधिक प्राचीन हैं। ये आपको ध्यान में रखना है, 500 मिलियन से भी अधिक प्राचीन है। पृथ्वी के ठंडा होने पर सर्वप्रथम इन चट्टानों का निर्माण हुआ और ये चट्टानें यानी आर्कियन समूह की चट्टानें अन्य प्रकार की चट्टानों हेतु आधार का निर्माण करती हैं। इनमें मुख्यतः नीस, ग्रेनाइट, सिस्ट, मार्बल, क्वार्ट्ज, डोलोमाइट, फिलाइट आदि चट्टानें सम्मिलित हैं। यानी आर्कियन क्रम की जो चट्टानें हैं उनमें मुख्य कौन कौन सी हुई? नीस, ग्रेनाइट, सिस्ट, मार्बल, क्वार्ट्ज, डोलोमाइट, फिलाइट आदि। भारत में ये जो आर्कियन समूह है ये भारत में पाया जाने वाला सबसे प्राचीन चट्टान समूह है और ये प्रायद्वीपीय पठार के 2/3 भाग को घेरता है। यानी ये जो प्राचीनतम शैलें हैं आर्कियन समूह की, ये प्रायद्वीपीय पठार के 2/3 भाग पर विस्तृत हैं। देखिए, जब से पृथ्वी पर मानव का अस्तित्व है तब से ही आर्कियन क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। इन चट्टानों का समय के साथ, क्योंकि ये प्राचीनतम है तो नेचुरल सी बात है पृथ्वी के विवर्तनिक बल इन पे ज़्यादा एक्टिव रहे हैं, इन पे ज़्यादा क्रियाशील रहे हैं, तो इन चट्टानों का इतना अधिक रूप परिवर्तन हो गया है यानी रूपांतरण हो चुका है कि ये अपना वास्तविक रूप खो चुकी हैं। यानी मौलिक रूप जो इन चट्टानों का है वो
नहीं रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय के साथ इनमें विवर्तनिक बलों ने परिवर्तन किया है और ये एक रवेदार कायांतरित रूप में पाई जाती हैं, यानी क्रिस्टलाइन मेटामॉर्फोज्ड रूप में पाई जाती हैं। मैं एक बार फिर आपको इस चीज़ को रिपीट करूंगी कि बहुत अधिक समय के साथ बहुत अधिक कायांतरण होने के कारण, कायांतरण को हम रूपांतरण भी कह सकते हैं, होने के कारण आर्कियन समूह की शैलें मौलिक रूप खो चुकी हैं और रवेदार कायांतरित रूप में पाई जाती हैं। रवेदार कायांतरित रूप को क्रिस्टलाइन मेटामॉर्फोज्ड फॉर्म कहते हैं। और इसी कारण, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इनमें कायांतरण की क्रिया हुई है और इसी कारण इन चट्टानों में जीवाश्मों का अभाव पाया जाता है। देखिए, फॉसिल्स जो होते हैं वो हमें इसमें नहीं पाए जाते, क्योंकि नष्ट हो जाते हैं। कायांतरण किस कारण होता है आपको पता होगा, अत्यधिक दाब व ताप के कारण किसी भी चट्टान में का रूपांतरण या कायांतरण हो जाता है, यानी उनका रूप परिवर्तित हो जाता है। और अत्यधिक दाब में जो हमारे जीवाश्म हैं वो क्या, नष्ट हो जाते हैं और इसी कारण इन चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते। अब हम बात करते हैं आर्कियन समूह की चट्टानों के वितरण की। तो देखिए, आर्कियन समूह की चट्टानों के विस्तार की यदि हम बात करें तो इनका विस्तार मुख्य रूप से कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार के छोटा नागपुर पठार और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में है। और ये जो विस्तार है, इसके अगर कुल क्षेत्रफल की हम बात करें तो ये लगभग 1,87,500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई हैं ये चट्टानें। मतलब इस आर्कियन समूह की चट्टानें हमारे भारत के अंदर लगभग 1,87,500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर विस्तृत हैं। अब ये एरिया हम मैप में भी देख सकते हैं, जो दक्षिण पूर्वी राजस्थान वाला ये हिस्सा आ गया, उसके बाद आपका जो ये छोटा नागपुर के पठार वाला उड़ीसा का एरिया, मध्य प्रदेश का ये वाला भाग और फिर ये दक्षिण का जो भाग है यानी कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश वाला जो भाग है ये इसमें आ गया। तो ये पूरा जो एक मैप है ये इन चट्टानों के वितरण को दर्शा रहा है और लगभग क्षेत्रफल की हम बात कर चुके हैं, 1,87,500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में विस्तृत हैं। अब देखिए, ये जो शैलें हैं, जो आर्कियन क्रम की शैलें हैं, ये आधारभूत शैलें हैं, अन्य चट्टानों के लिए आधार प्रदान करती हैं और इन्हीं के रूपांतरण से आगे की शैलक्रम विकसित हुए हैं। अब आर्कियन समूह की शैलों को हम 3 मुख्य क्रम में रखते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। आर्कियन समूह की शैलों को हम 3 मुख्य क्रम में रखते हैं। वो मुख्य क्रम कौन कौन से हैं? बंगाल नीस, बुंदेलखंड नीस और नीलगिरी नीस। अब बंगाल नीस वाला जो हिस्सा है इन चट्टानों का, वो पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा व कर्नाटक में हमें मिलता है। ये आपको ध्यान रखना है। बंगाल नीस जो क्रम है आर्कियन समूह की शैलों का, वो पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा व कर्नाटक में मिलता है। दूसरा है बुंदेलखंड नीस। बुंदेलखंड नीस प्रायद्वीप के उत्तरी सिरे पर बुंदेलखंड में है। यहाँ आप ये देखिए रेड पॉइंट, प्रायद्वीप के उत्तरी सिरे में ये बुंदेलखंड वाला जो भाग है वहाँ पर है। फिर है नीलगिरी नीस। ये जो समूह है, ये जो क्रम है, ये नीलगिरी, पालनी व शिवराय पहाड़ियों में विस्तृत है। और ये जो नीलगिरी नीस वाला जो हिस्सा है वो चर्नोकाइट सीरीज के नाम से विख्यात है। किस सीरीज के नाम से विख्यात है नीलगिरी नीस? चार्नोकाइट सीरीज के नाम से विख्यात है। और ये जो चार्नोकाइट सीरीज है इसमें मुख्यतः क्वार्ट्ज व फेल्सपार चट्टानें पाई जाती हैं। तो ये क्लियर हो गया इसका वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन, कहाँ कहाँ आर्कियन समूह की शैलें हैं। और आर्कियन समूह को पुनः हमने 3 उपसमूहों में जो वर्गीकृत किया है, बंगाल नीस, बुंदेलखंड नीस और नीलगिरी नीस। नीलगिरी नीस को हम चार्नोकाइट सीरीज के नाम से जानते हैं और चार्नोकाइट सीरीज के अंदर जो बाहुल्य है वो किसका है? क्वार्ट्ज और फेल्सपार चट्टानों का। अब हम बात करते हैं धारवाड़ क्रम की शैलों की। ठीक है,
धारवाड़ क्रम्बी की शैलें भी किसका पार्ट है, किसका भाग है? पुरा कैम्ब्रियन क्रम की शैलों का, पुरा कैम्ब्रियन समूह की शैलों का भाग है। देखिए, विद्वानों के मत में आर्किन युग में भूपटल के सिकुड़ने के साथ ही आरंभिक पर्वतों का निर्माण हुआ था और इसी समय नीस व सिस्ट जैसी रवेदार कायांतरित शैलें उत्पन्न हुई और समय के साथ आच्छादनकारी शक्तियों के कारण ये शैलें अपर्दित हुई और उस अपर्दित पदार्थ के निक्षेपण से प्राचीनतम अवसादी शैलें उत्पन्न हुई जो धारवाड़ क्रम की शैलें कहलाती हैं। मैं फिर एक बार इसको रिपीट करूंगी कि आर्किन युग के समय भूपटल के सिकुड़ने के साथ ही पर्वत निर्माण की क्रिया शुरू हुई और इसी समय में नीस व सिस्ट जैसी रवेदार कायांतरित शैलें उत्पन्न हुई और बाद में समय के साथ जो हमारे अनाच्छादनकारी शक्तियां हैं, डेन्यूडेशनल जो इरोजन फोर्सेस हैं, इरोजन वाले, उनके कारण ये जो शैलें थी ये अपर्दित हुई और उस अपर्दित पदार्थ के निक्षेपण से प्राचीनतम अवसादी शैलें निर्मित हुई जो धारवाड़ क्रम की शैलें कहलाई। देखिए, अवसादी शैलें क्या होती है? जो पदार्थ इरोज होता है, इरोजन जिस पदार्थों का हो गया फिर वो एक स्थान पे जम जाता है लेयर्स के रूप में, अवसादों के रूप में, तो उनसे बनी जो शैलें हैं उन्हें हम अवसादी शैलें कहते हैं और ये जो अवसादी शैलें हैं ये धारवाड़ क्रम की शैलें कहलाती हैं। क्लियर हो गया ये? अब इनमें ये जो धारवाड़ क्रम की शैलों में भी काफ़ी कायांतरण हुआ क्योंकि मैंने कहा कि जो हमारे पृथ्वी के विवर्तनिक बल हैं वो काफ़ी एक्टिव रहे, तो इनमें भी कालांतर में मेटामॉर्फिज्म हुआ और इसके कारण जीवाश्मों का अभाव इन चट्टानों में पाया जाता है। देखिए, मेटामॉर्फिज्म अगर की एक्टिविटी जहाँ ज़्यादा होगी वहाँ पर इनमें जीवाश्मों का अभाव पाया जाएगा और ये भी संभव है कि इन शैलों के जन्म के समय तक पृथ्वी में जीवन विकसित ही ना हुआ हो। तो इस प्रकार धारवाड़ क्रम की जो शैलें हैं इनमें आग्नेय तथा अवसादी दोनों ही प्रकार की शैलें सम्मिलित हैं। ठीक है, अब हम जब शैलों की बात करें कि इसमें आग्नेय, इस क्रम में दोनों प्रकार की आग्नेय और अवसादी शैलें हैं, जबकि आर्कियन क्रम में हमारे जो थी मेटामॉर्फोज्ड और इग्नियस रॉक्स थी। ओके, यहाँ पर सेडिमेंट्री रॉक्स भी आपके धारवाड़ क्रम में आ गई हैं और अब ये जो आग्नेय शैलें हैं इस क्रम की, धारवाड़ क्रम की, इनमें हॉर्नब्लेंड, क्लोराइड तथा ग्रेनुलाइट, ये प्रमुख 3 प्रकार की प्रमुख शैलें इस क्रम में हमें देखने को मिलती हैं। वहीं जब हम अवसादी शैलों की बात करें तो अवसादी शैलों के अंतर्गत माइका सिस्ट, टैल्क सिस्ट, क्लोराइड सिस्ट, क्वार्ट्जाइट आदि शैलें पाई जाती हैं धारवाड़ क्रम में। तो ये क्लियर हो गया। आग्नेय क्रम, धारवाड़ क्रम में आग्नेय जो शैलें हैं उनमें मुख्य कौन सी हुई? हॉर्नब्लेंड, क्लोराइड और ग्रेनुलाइट। वहीं अवसादी जो शैलें हैं धारवाड़ क्रम की उनमें माइका सिस्ट, टैल्क सिस्ट, क्लोराइड सिस्ट, क्वार्ट्जाइट आदि शैलें पाई जाती हैं। ठीक है, अब देखिए जो धारवाड़ क्रम की शैलें हैं उनको हमने निचले धारवाड़, मध्य धारवाड़ और ऊपरी धारवाड़ क्रम में विभाजित किया है। जैसे हमने आर्कियन समूह की शैलों को 3 क्रम में विभाजित किया था, बंगाल नीस, बुंदेलखंड नीस और नीलगिरी नीस में, उसी प्रकार धारवाड़ क्रम की शैलों को हमने निचली धारवाड़ शैलें, मध्य धारवाड़ शैलें और ऊपरी धारवाड़ शैलों के अंतर्गत विभाजित किया है। अब निचली धारवाड़ शैलें जो हैं वो प्रधानतः आग्नेय उत्पत्ति की हैं। यह आपको ध्यान रखना है, निचली धारवाड़ शैलें इग्नियस फॉर्म की हैं, आग्नेय उत्पत्ति की हैं। और आग्नेय शैलें कौन कौन सी थी जो हमने चर्चा की थी? हॉर्नब्लेंड, क्लोराइड और ग्रेनुलाइट की। मध्य धारवाड़ शैलों में अभ्रकीय क्वार्ट्जाइट, स्लेट, सिस्ट व लाइमस्टोन की अवसादी शैलें पाई जाती हैं। फिर मैं रिपीट करूंगी, मध्य धारवाड़ शैलें में प्रधानता किनकी है? अवसादी शैलों की। और इनमें जो अवसादी शैलें पाई जाती हैं वो कौन सी हैं? अभ्रकीय क्वार्ट्जाइट, स्लेट, सिस्ट व लाइमस्टोन। और जो ऊपरी धारवाड़ शैलें हैं उन ऊपरी धारवाड़ शैलों में कॉन्ग्लोमरेट, क्वार्ट्जाइट, स्लेट आदि विशुद्ध अवसादी शैलें पाई जाती हैं। ठीक है, तो इन शैलों में
ये जो धारवाड़ क्रम की शैलें हैं, निचली, मध्य और ऊपरी क्रम की जो भी शैलें हैं, इन शैलों में लौह अयस्क, मैग्नीज, तांबा, जस्ता, सोना आदि जो धातुएं हैं वो बहुतायत में हमें मिलती हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। धारवाड़ क्रम की शैलों को पुनः 3 क्रमों में विभाजित किया गया है और इसमें जो निचली धारवाड़ क्रम है वो आग्नेय उत्पत्ति की शैलें हैं। मध्य धारवाड़ क्रम में हमें अवसादी शैलें भी मिलती हैं और ऊपरी धारवाड़ क्रम पूर्णतः अवसादी शैलों वाला क्रम है। क्लियर। अब हम आगे चलते हैं धारवाड़ क्रम की शैलों के वितरण को लेकर कि इनका विस्तार कहाँ कहाँ है। देखिए, धारवाड़ क्रम की शैलें प्रधानतः कर्नाटक के धारवाड़, बेल्लारी व शिवमोगा जिलों में विस्तृत हैं। वैसे इन शैलों का वितरण प्रायद्वीप के अलावा प्रायद्वीप के बाहर भी मिलता है। प्रायद्वीप में हमें ये जो शैलें हैं ये निम्न क्षेत्रों में पाई जाती हैं। पहला है दक्षिणी डेक्कन में। जो दक्षिण डेक्कन में हमें जो शैलें हैं वो कर्नाटक की धारवाड़, बेल्लारी, मैसूर पेटी में पाई जाती हैं। ठीक है। दूसरा जो है मध्यवर्ती तथा पूर्वी दक्कन। अब मध्यवर्ती तथा पूर्वी दक्कन में नागपुर व जबलपुर में सासेर श्रेणी, बालाघाट व भटिंडा में चपली श्रेणी, रीवा व हजारीबाग में गोंडाइट श्रेणी तथा विशाखापट्टनम के कूदोराइट श्रेणी के रूप में हमें मिलती है। ठीक है। और तीसरा जो भाग है इस प्रायद्वीप के जो चट्टानें हैं धारवाड़ क्रम की वो है अरावली श्रेणी। अरावली श्रेणी में दिल्ली तक व गुजरात में चंपानेर श्रेणी के रूप में हमें ये धारवाड़ क्रम की शैलें देखने को मिलती हैं। तो ये तो हुआ प्रायद्वीपीय पठार का भाग, क्योंकि देखिए मुख्य रूप से ये कर्नाटक के धारवाड़, बेल्लारी व शिवमोगा जिलों में विस्तृत हैं। प्रायद्वीप में जो भाग में जो ये शैलें पाई जाती हैं ये कौन कौन से भाग में पाई जाती हैं? दक्षिणी डेक्कन और मध्यवर्ती व पूर्वी डेक्कन और तथा अरावली श्रेणी के भाग में। अब हम बात करते हैं प्रायद्वीप के बाहर ये धारवाड़ क्रम की शैलें किन किन क्षेत्रों में पाई जाती हैं। तो देखिए, प्रायद्वीप के बाहर धारवाड़ जो शैलें हैं इनका जो विस्तार है वो निम्न क्षेत्रों में है। पहला, पश्चिमी हिमालय के लद्दाख, जास्कर, गढ़वाल व कुमायूं की निचली घाटियों में। दूसरा, हिमाचल प्रदेश की सिप्ती घाटी के निकट वक्रता श्रेणी के रूप में। तीसरा, कश्मीर में सेलखाला श्रेणी और चौथा, असम में शिलोंग श्रेणी के रूप में। यानी प्रायद्वीप के बाहर हमें पश्चिमी हिमालय में, हिमाचल प्रदेश में, कश्मीर में व असम में ये मिलती हैं। ये आपको जो प्लेसेस हैं वो आपको ध्यान रखने हैं। अब देखिए, ये जो धारवाड़ क्रम की शैलें हैं इनका आर्थिक महत्व बहुत है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है निम्न शैल समूहों में से आर्थिक दृष्टि से कौन सा शैल समूह सबसे इम्पॉर्टेंट है या मुख्य है, तो वो धारवाड़ क्रम है। आर्थिक दृष्टि से धारवाड़ शैलें बहुत महत्वपूर्ण हैं। देश की कुल प्रमुख धातुएं जैसे लोहा, सोना, मैग्नीज, तांबा, टंगस्टन, क्रोमियम, जस्ता और महत्वपूर्ण खनिज जैसे फ्लोराइट, इल्मेनाइट, सीसा, सुरमा, वुल्फ्रॉम, अभ्रक, गार्नेट, संगमरमर, कोरंडम आदि इन्हीं शैलों में पाए जाते हैं। धारवाड़ युग में ही अरावली श्रेणी का निर्माण प्राचीनतम वलित पर्वतों के रूप में हुआ। बाद में अनाच्छादन के कारण ये समतल भी हो गई और कैम्ब्रियन तथा परमो कैम्ब्रियन काल में के पूर्व इन श्रेणियों का उत्थान हुआ था। तो ये क्लियर हो गया। धारवाड़ क्रम की शैलों में मुख्यतः कौन कौन सी शैलें पाई जाती हैं, कौन कौन सी हुई, इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है। और शैल क्रमों के आधार पर इसे भी 3 भागों में बांटा गया है। निचला धारवाड़ क्रम, मध्य धारवाड़ क्रम और ऊपरी धारवाड़ क्रम। और आर्थिक दृष्टि से धारवाड़ क्रम की शैलें बहुत महत्वपूर्ण हैं। ओके, अब अगले वीडियो में हम पुराना समूह की शैलों के बारे में पढ़ेंगे।